हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 17 नवंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर विश्व में सबसे धनी देश होने का गौरव हासिल किया? मतलब कौन सा देश जो है धन के मामले में, वैश्विक संपत्ति के मामले में शीर्ष पे आ गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस और डी कनाडा। तो आपका जो सही आंसर है वो है चाइना। ठीक है, चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और विश्व संपत्ति में, वैश्विक संपत्ति में, धन में ये प्रथम स्थान इसने हासिल किया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चीन अब संपत्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुनी हो गई। ये हम चाइना की बात कर रहे हैं जिसमें चीन सबसे आगे है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट आप जानते ही होंगे, जो व्यापार होता है उसका जो आर्थिक चिट्ठा होता है उस पर नजर रखने वाली एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। और याद रखिएगा, चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है और चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी दे दी है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज बनने को लेकर निम्न में से किसको, समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान की है? अब देखिए, समलैंगिक का मतलब होता है यहाँ पे मर्दों की भाषा में गे। तो कौन सा जो है देश का पहला गे जज होगा? ठीक है, समलैंगिक जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए मोहन अग्निहोत्री, बी राहुल सचदेव, सी सौरभ कृपाल, डी अनिल कुमार। इसका जो सही आंसर है वो आपका है सौरभ कृपाल। सौरभ कृपाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनने का फैसला किया। यह खास बात है कि वो भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। ठीक है, यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनने का फैसला किया है। यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वो भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सौरभ कृपाल की बात की जा रही है, ये गे हैं और पहले गे जज होंगे ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है सीजेआई, वो हैं एनवी रमन्ना। जस्टिस एनवी रमन्ना। और ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, भारत में जो हाई कोर्ट है उसकी संख्या कुल 25 है और भारत का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए 16 नवंबर, बी है 14 नवंबर, सी है 17 नवंबर और डी है 11 नवंबर। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गाजीपुर के एक ग्राम से शुरू हो रहा है, जो गांव जो है वो एनएच नेशनल हाईवे 31 पे है। और ये जो है आपको लखनऊ से जोड़ रहा है। लखनऊ का एक ग्राम है, उसके बारे में मैं अभी व्याख्या कर रहा हूं। तो ये जो है 16 नवंबर को इन्होंने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। यह एक्सप्रेसवे यूपी की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा 6 लेन है, और भविष्य में इसको आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके निर्माण में 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। लड़ाकू विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। यह एक्सप्रेसवे ग्राम चौदसराय, जिला लखनऊ से शुरू होकर बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले, मतलब हमारा गाजीपुर जो है, गाजीपुर जो वो बॉर्डर लगता है बिहार का। ठीक है, लेकिन ये जो क्या है कि आपका
उससे 18 किलोमीटर पहले, बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 31 है उस पर स्थित एक ग्राम हैदरिया पर ये समाप्त हो रहा है। तो मतलब ये हैदरिया से शुरू होकर और आपका जो चौदहसराय जिला लखनऊ वाला जो ग्राम है वहां तक ये जा रहा है, लगभग 341 किलोमीटर है। ठीक है, और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल भी वहां पे मौजूद रहीं और इस तरह से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस तिथि को प्रथम ऑडिट दिवस मनाया गया? देखिए ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण, ठीक है, लेखा जोखा देखना। तो ऑडिट दिवस जो है वो ऑडिट जो है कंपनियों का भी हो सकता है, सरकारी खातों का भी हो सकता है, किस तरह से धन खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ से धन आ रहा है, ठीक है, तो उसका गंभीर रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है 16 नवंबर को किया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया है। इस अवसर पर कैग कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग एक संवैधानिक पद है, याद रखिएगा। कैग का काम सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए गए जा रहे धन की जांच करना है। मतलब जो सरकारी अकाउंट्स है, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं और उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको चेक करना जो है वो कैग का काम है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो कार्य है, ठीक है ना। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, कैग उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के मुताबिक स्थापित किया गया। याद रखिएगा, ये जो कैग है वो एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक पद है और इसको अनुच्छेद 148 के मुताबिक जो है स्थापित किया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस देश के 12,000 म्यूजिशियंस ने सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाया? देखिए लगभग एक दिन में ही 12,000 लोग जो म्यूजिशियंस थे, ठीक है, उन्होंने एक सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश में हुआ है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी वेनेजुएला। तो मैं आपको बता दूं ये जो घटना हुई है वेनेजुएला में हुई है, ठीक है। इसका देख लेते हैं। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इस देश की राजधानी जो है वो कैराकस है। मुद्रा यहाँ की वेनेजुएलन बोलीवर आप बोलेंगे उसको, और राष्ट्रपति जो है निकोलस मैदुरो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत ने हाल ही में कहां अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? वैज्ञानिक अभियान, 41वें वैज्ञानिक अभियान की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन है इसमें ए अंटार्कटिका, बी है लद्दाख, सी है जम्मू एंड कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये अंटार्कटिका में भारत ने अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। यह भारत का 41वां अभियान जो है मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो अंटार्कटिका में भारत के लगभग 3 जो है केंद्र स्थापित हो चुके हैं। उसमें से जो मैत्री है और भारती ये जो है अच्छी तरह से सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। तो इसी जो स्टेशंस हैं, ठीक है, ये जो अंटार्कटिका में स्टेशंस है इनमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन और सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, ठीक है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम जो है 1981 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। भारत अब तक अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए अंटार्कटिका में, ठीक है। इन कार्यक्रमों में ने अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने में मदद की, जैसा कि मैंने आपको बताया मैत्री है, भारती है, ठीक है, एक और भी है। संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा के द्वारा किया जाता है। NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, और यह पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो होता है ना, प्रेस ये पत्रकार वगैरह जिस चीज से संबंधित है, तो इसको प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16, माफ करिएगा ये सितंबर नहीं होगा, ये पूरा जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है आपका नवंबर है, सारा नवंबर करिएगा,
ठीक है, ये सारा जो है नवंबर करिएगा, सितंबर नहीं है ये, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। तो ये 16 नवंबर है, इसको मैं एडिट कर दे रहा हूँ, इसको नवंबर पढ़िएगा बराए मेहरबानी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसको 16 नवंबर पढ़िएगा। इसकी मैं व्याख्या दे देता हूँ। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हो गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रेस द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की निगरानी करना है। भारतीय प्रेस परिषद देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। मतलब समाज में जो है प्रेस की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये उनको याद दिलाने का एक प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में IAEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने एक बयान में कितने प्रतिशत मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को शून्य उत्सर्जन में बदलने की जरूरत बताई। मतलब अगर आप मीथेन में इतना प्रतिशत की कटौती चाहते हैं तो आप अपने जो है सभी वाहनों का उत्सर्जन जो है, मतलब जो उनसे निकलने वाले जो एमिशंस होते हैं उसको शून्य कीजिए। तो कितने प्रतिशत? आपके ऑप्शन है A 30%, B 40%, C है 50% और D है 60%। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 30%, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि अगर आप मीथेन उत्सर्जन कटौती 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती कर लेते हैं तो सभी वाहनों को शून्य उत्सर्जन में बदलने की जरूरत उसने बताई है। अब देखिए इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। ये जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, देखिए भारत अभी इसका सदस्य नहीं बना है। हेडक्वार्टर जो इसका है वो पेरिस फ्रांस में है। इस्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1974 में और इसके जो सदस्य देश हैं वो लगभग 30 देश हैं। इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में ये कहा है कि अगर दुनिया वर्ष 2030 तक मानव गतिविधि से मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती हासिल कर लेती है, अगर जैसे हम जो हमारे द्वारा जो मानव के द्वारा मीथेन उत्सर्जन होता है उसमें अगर हम लोग 30% की कटौती हासिल कर लेते हैं तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा कि जितना कि दुनिया की सभी कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों अर्थात संपूर्ण वैश्विक परिवहन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन प्रौद्योगिकीकरण से पहले बदलने से पहले पड़ सकता है, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 1 कोविड-19 यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है? ये जो नोटिस है उस देश ने अपने यात्रियों के लिए जारी किया कि अगर आप भारत जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उसने उस तरह से जो है अपने यात्रियों के लिए एक नोटिस जारी किया। तो भारत के लिए क्या नोटिस उसने जारी किया है, तो किस देश ने किया है? आपके ऑप्शन है A अमेरिका, B चीन, C संयुक्त अरब अमीरात और D है जापान। तो ये जो है आपका अमेरिका ने जारी किया है लेवल 1 कोविड-19 यात्रा स्वास्थ्य नोटिस, ठीक है। अब ये है क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो नोटिस है ये USCDC ने, मतलब US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी यात्रियों के लिए लेवल 1 कोविड-19 नोटिस जारी किया। CDC ने लेवल 1 नोटिस में यह कहा है कि यदि आप खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा विकसित वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीका लगाएं तो आपको जो संक्रमण का खतरा है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। आपको जो है संक्रमण का खतरा क्या है, वो कम हो जाएगा। और ये जो नोटिस है वो अमेरिका ने अपने यात्रियों के लिए जो है जारी किया है, ठीक है। और इस समय आपको पता ही होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी डॉलर है। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो यहाँ पे जो है इन्होंने 2 साल तक इनके जो कार्यकाल को बढ़ाने की जो है घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आपके राहुल द्रविड़, B रोहित शर्मा, C विराट कोहली, D MS धोनी। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा राहुल द्रविड़ को जो है प्लेटो फुटवेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बनाया है, ठीक है। तो ये थे आज
17 नवंबर 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट है तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल सके।